वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के बायोलॉजी में मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यह चैप्टर फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ होगा, जिसमें हम लोग ठीक है बच्चों मनुष्य में यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, मानव जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जो जनन तंत्र होता है जिसमें प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, सहायक लैंगिक अंग होता है। ठीक है बच्चों, और नर में यौनारंभ का होता है, कब होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। युग्मक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्राणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे और शुक्राणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर मानव का जो है नर जो जनन तंत्र है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं बच्चों। इसका परिचय क्या है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर है आपका इंट्रोडक्शन है आपका बच्चों। यहाँ पर पहले यहाँ पर दिया है इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि जंतु जगत का सर्वाधिक विकसित तथा जटिल प्राणी मनुष्य है। ठीक है बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कॉपी कलम ठीक है बच्चों लेकर तैयार हो जाएगा और हमारे संग संग नोट्स को बनाते रहिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका स्वागत है 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फुल बेस्ड तैयारी कराई जाती है बच्चों 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर देख रहे थे हम लोग यहाँ पर कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। मनुष्य में केवल लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। ठीक बच्चों, पुरुषों में नर जननांग एवं स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। अतः मनुष्य एक लिंगी, ठीक बच्चों, एक लिंगी यहाँ पर है होता है। इनमें आंतरिक निषेचन एवं अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। कह सकते हैं बच्चों, जो मनुष्य है इस प्रकार से कह सकते हैं, जब नर और मादा यहाँ पर अलग अलग जननांग है, इसलिए आप कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है बच्चों, एक लिंगी है। और जो निषेचन की क्रिया होती है यहाँ पर आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। ठीक है, बाह्य नहीं होता है। जैसे मेढक का बाह्य होता है, मछलियों का बाह्य होता है, वैसे मछलियों में तो बहुत सी मछलियों का आंतरिक भी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। जब ये सुविकसित शिशु को जन्म देंगे तो इस प्रकार के हम लोग क्या कहेंगे, अतः मनुष्य को जरायुज प्राणी का भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, जरायुज प्राणी कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, जरायुज प्राणी कहेंगे। नर तथा मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं बल्कि आकारिकी लक्षणों यानी बाह्य लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों, नर एवं मादा जननांगों में असमानता पाई जाती है। ठीक बच्चों, क्या होता है, असमानता पाई जाती है। किसी जीव यानी मनुष्य के बाह्य आकारिकी से ही नर एवं मादा की पहचान को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जिसमें क्या क्या है बच्चों, जिसमें निम्नलिखित लक्षण है। पहला क्या है, तो स्त्रियों में यानी मादाओं में, मादा में क्या होता है बच्चों, साफ साफ दिखाई देने वाला, तो स्तन ग्रंथियां विकसित होती है, लेकिन पुरुषों में अल्प विकसित होती है। पुरुषों में दाढ़ी एवं मूछ आती है, स्त्रियों में नहीं होता है ऐसा। ठीक बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, स्त्रियों की आवाज पतली मधुर होती है जबकि पुरुषों की आवाज भारी या मोटी होती है। यह आपका लैंगिक लक्षण है बच्चों। ठीक है, यह लैंगिक लक्षण है। चौथा है, स्त्रियों में आवर्त चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी मनुष्यों तथा उच्च पादपों की प्रजनन नीति में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे में कह सकते हैं कि पौधों में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य 2 चरणों में पूर्ण होता है। मुख्य पादप या बीजाणुदब्भी द्वारा बनाए गए नर युग्मक दब्भी या परागकण परागण की क्रिया में
वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। वहां इनमें निकली पराग नलिका नर युग्मों को बीजांड के भ्रूणपोष, ठीक बच्चों, स्थित अंड कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन मनुष्य में, मनुष्य सहित सभी जंतुओं में, ठीक बच्चों, मनुष्य सहित सभी जंतुओं में आप कह सकते हैं बच्चों, जो मनुष्य सहित क्या कह सकते हैं, सभी जंतुओं में प्रचलन, ठीक है, होता है। ठीक है, अतः इनमें इस प्रकार की द्विपदीय संरचनाएं नहीं बनती। सभी जंतु अगुणित युग्मकों को स्वयं मादा के शरीर में उपस्थित मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। अर्थात इनमें युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या बच्चों पाई जाती है? युग्मक स्थानांतरण की। मनुष्य में लैंगिक जनन की मौलिक रूपरेखा अन्य जंतुओं के समान ही पाई जाती है, फिर भी कुछ गौण माने आप कह सकते हैं सेकेंडरी अंतर पाए जाते हैं। क्या क्या है सेकेंडरी अंतर? और मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी है? चलिए बच्चों इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है बच्चों, मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं क्या क्या है, देख सकते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन की घटनाओं का वर्णन यहाँ पर इस शीर्षक में दिखाया गया है। क्या क्या शीर्षक है बच्चों? पहला है युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण। क्या है बच्चों? युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण। अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों? तो इसमें होता है नर में शुक्राणुओं का निर्माण, या किस में होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। और यह दूसरा है मादा में अंड कोशिका का निर्माण। यह कहाँ होता है बच्चों? ओजेनेसिस में होता है। ठीक है बच्चों, ओजेनेसिस में होता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? तो युग्मक स्थानांतरण, वीर्य सेचन या मादा के जनन पथ पर शुक्राणु यानी कह सकते हैं वीर्य का स्थानांतरण, यह है आपका लैंगिक जनन की घटनाएं हैं बच्चों। तीसरा क्या है? तो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है। अब इस निषेचन में क्या क्या होता है बच्चों? तो निषेचन में हम लोग देखेंगे तो कह रहे हैं कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक बच्चों, चौथा क्या होता है यहाँ पर घटना? तो विदलन होता है, क्लीवेज होता है बच्चों, विदलन होता है। पांचवा देखेंगे तो कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, जिसका गर्भाशय भित्ति में चिपकना एवं रोपण, हम लोग इस कोरक पुट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छठा देखेंगे तो शेष भ्रूणीय परिवर्धन यानी गर्भाविधि का हम लोग देखेंगे। और अंत में आपका क्या हो जाएगा? प्रसव या शिशु जन्म। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो शिशु का हम लोग जब जन्म हो जाएगा तो इसका भरण पोषण करेंगे, प्रारंभिक देखभाल करेंगे। ठीक बच्चों, यही आपके घटनाएं थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है पर कि मनुष्य में लैंगिक अंगों का पूर्ण विकास तथा लैंगिक जनन से संबंध, इन परिघटनाओं की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? किशोरावस्था से प्रारंभ होती है। यह वह अवधि है जिसमें मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के रूप में अधिक स्पष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, अतः आप कह सकते हैं कि पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के पश्चात ही शुरू होता है और वृद्ध होने तक चलता रहता है। परंतु स्त्रियों में अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ तक बच्चों होती है? यह अंड जनन की प्रक्रिया होती है 45 से 50 वर्ष तक की उम्र तक आते आते मैंने रुक जाती है। और शुरुआत कैसे होती है बच्चों? तो कह सकते हैं 12 से 13 साल की उम्र में। ठीक है, मनुष्य में लैंगिक जनन का अध्ययन करने होती इन घटनाओं के बारे में हम लोग एक एक के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें नर मादा के अलग अलग जननांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। क्या है बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, इस परिवार को बड़ा कीजिए। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट और आसान भाषा में, ठीक है बच्चों, सरल भाषा में और आसानी से मैंने कराया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग मानव रिप्रोडक्टिव यहाँ पर सिस्टम के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। तो देखेंगे जनन से संबंधित इस सभी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को ही जनन अंग कहते हैं। कार्य के आधार पर जनन जो अंग होते हैं उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या भाग है बच्चों? तो पहला है आपका कहते हैं प्राथमिक लैंगिक यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
दूसरा होता है आपका बच्चों द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और पहला है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों आपका। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या क्या आता है देखेंगे, तो देखेंगे वे अंग जो लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं उन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं। मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनक भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन अंगों में युग्मकों के निर्माण तथा जनन हार्मोन्स के स्राव की प्रक्रिया भी होती है। यह कैसा कहाँ पर कैसे होता है बच्चों, तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जननों की वृद्धि तथा कार्य को नियमित करता है। कौन बच्चों, गोनाडोट्रोपिन। अतः आप कह सकते हैं जनन तथा जनन ग्रंथियां प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। नर या पुरुष के जननों को वृषण कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं मुख्यतः बच्चों, यानी आप मुख्यतः कह सकते हैं कि प्राथमिक जो लैंगिक अंग जो मानव का है, मनुष्य का है, वह वृषण है, टेस्टिस है बच्चों, ठीक है बच्चों, वृषण है आपका, टेस्टिस है क्या, मानव का जनन यानी प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। वैसे ही मादा या स्त्री के जननों को अंडाशय कहते हैं, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग यदि मादा का की बात किया जाए बच्चों तो क्या है आपका बच्चों, ओवरी है, अंडाशय है, जिसमें अंडाणुओं का यानी अंडों का निर्माण होता है। तो मनुष्य में जो मानव है उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग, इंपोर्टेंट लैंगिक अंग क्या है बच्चों, तो टेस्टिस है, वृषण है, जिसमें वृषण में क्या निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है बच्चों, स्पर्म का, वीर्य का, सीमन का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। चलिए वैसे ही है, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है बच्चों। द्वितीयक लैंगिक अंग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या इसको आप कह सकते हैं जो जनन में सहायता करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जो जनन में सहायता करते हैं उसे हम लोग सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका परिभाषा कैसे देखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे वे अंग जो जनन में मुख्य रूप से भाग नहीं लेते बल्कि द्वितीय रूप से भाग लेते हैं, उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। क्या है बच्चे, यहाँ पर जो जनन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसकी सहायता करते हैं, और यहाँ पर प्राथमिक लैंगिक अंग यह जनन में ही भाग लेता है, ठीक है बच्चों, यह क्या करता है, जनन में ही भाग लेता है। यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीयक लैंगिक अंगों के सहायक अंग भी कहते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंग जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं, सहायता करने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सहायक लैंगिक अंग कहते हैं, समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, द्वितीयक लैंगिक अंगों में न ही युग्मक बनते हैं और न ही हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है बच्चों। नर में शुक्रवाहिनियां, ठीक है, वाश डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्रंथियां, ठीक है बच्चों, काउपर्स ग्रंथियां, ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर है काउपर्स ग्रंथियां है, ठीक है, यहाँ पर है आपका काउपर्स ग्रंथियां, ठीक, काउपर्स ग्रंथियां, पेनिस, ठीक बच्चों, आदि सहायक लैंगिक अंग पाए जाते हैं, ठीक बच्चों, आदि ये सहायक लैंगिक अंग है। मादा में क्या क्या होता है बच्चों, अंडवाहिनियां, ठीक है बच्चों, ओविड्यूक्ट गर्भाशय यूट्रस, ठीक है बच्चों, योनि है वेजाइना, भगशीशन क्लिटोरियस है, स्तन ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड्स है, आदि ये सहायक लैंगिक अंग है क्या बच्चों, यहाँ पर मादा में। और नर में आपको मैंने बताया क्या क्या बच्चों, तो नर में है शुक्रवाहिनियां यानी वाश डिफरेंस, शुक्राशय था बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, काउपर ग्रंथिया था बच्चों, काउपर्स ग्लैंड था, और पेनिस था, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं जो मानव जो जनन तंत्र होता है उसके बारे में, ठीक है बच्चों, यह जो मानव जनन तंत्र होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर।
तो देखेंगे मानव यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पुरुषों में नर जो तंत्र है उदर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ होता है बच्चों? श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, यानी कह सकते हैं दोनों टांगों के बीच में। ठीक है बच्चों, मानव के नर तंत्र को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया गया है। जो मानव का जो नर तंत्र है उसे निम्नलिखित भागों में आप बांट सकते हैं। क्या क्या है बच्चों यहाँ पर? तो पहला है एक जोड़ी वृषण। ठीक है, एक जोड़ी वृषण है। ठीक है बच्चों, एक जोड़ी आपका वृषण है जो इंपॉर्टेंट है नर जनन तंत्र के लिए। दूसरा आप कह सकते हैं एक जोड़ी अधिवृषण। ठीक है बच्चों, अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तीसरा है एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां, या इसको कहते हैं शुक्र वाहिनियां, वन पेयर वाश डिफरेंस। और एक जोड़ी वृषण को कहते हैं वन पेयर टेस्टिस। और एक जोड़ी अधिवृषण को कहते हैं बच्चों वन पेयर एपिडिडिमिस। क्या कहते हैं बच्चों? वन पेयर एपिडिडिमिस। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, हो जाएगा यहाँ पर बच्चों मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मूत्र मार्ग की बात करेंगे। इसके बाद पांचवा है आपका पेनिस, सेशन है बच्चों। इसके बाद छठा है आप कह सकते हैं सहायक जनन ग्रंथियां है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है बच्चों। अब उसमें कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं पहला है एक जोड़ी शुक्राशय, यानी वन पेयर जो है सेमिनल वेसिकल्स है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी प्रोस्टेट ग्रंथ है। तीसरा है एक जोड़ी वल्बो यूरिथ्रल, या इसको काउपर्स ग्रंथिया भी कहते हैं बच्चों, यानी वन पेयर वल्बो यूरिथ्रल, या कह सकते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका चौथा है पेरिनियल ग्रंथियां। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों यही नर जनन तंत्र है बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर यही नर जनन तंत्र है। यह आपका प्रेप्युक्ट है, यह ग्लैंड है, यह उठा वाला भाग जो टोपी के समान रहता है उसको ग्लैंड कहते हैं बच्चों। और इस पूरे को पेनिस कहते हैं। जो यह मूत्र मार्ग से आता है उसको, यह नली को ही बच्चों क्या कहते हैं? यूरिथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको यूरिथ्रा कहते हैं। और यहाँ पर है आपका इस तरह से यह लगा हुआ, इसको कहते हैं बच्चों प्रोटेस्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान देंगे तो इस वाले भाग को ही वाश डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यहाँ पर नली के समान है, इस प्रकार से घुमावदार, इसको कहते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लेंडर कहते हैं। यही बच्चों आप मूत्राशय कह सकते हैं, जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है। यह आपका बच्चों है यूट्रर है आपका बच्चों, यह यूट्रर है यह वाला भाग। ठीक है, यहाँ पर यह आपका रेक्टिम कहते हैं इसको बच्चों। और वहीं पर आप साइड में यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स बच्चों। ठीक है, यहाँ पर है आपका यह वाला भाग, इसको कहते हैं एजुकेलेटर ड्यूक्ट। और यह आपका है बच्चों एन्यूस। ठीक है, और यह वाला भाग जो है देख रहे हैं, यह वाला जो भाग है साइड में, इसी को कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। अब यहाँ पर टेस्टिस के अंदर चलेंगे बच्चों, तो इस टेस्टिस के अंदर चलेंगे तो यह वाले भाग को ही कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, यह जो बाह्य भाग है इसको कहते हैं स्क्रोटम। और यहाँ पर इसको कहते हैं एपिडिडिमिस, यानी अधिवृषण। यह आपका पूरा नर जनन तंत्र है बच्चों। ठीक बच्चों, यह आपका क्या है? नर जनन तंत्र है, पूरा का पूरा यह नर जनन तंत्र है। समझ रहे हैं ना बच्चों? चलिए, वहां पर इसका अब हम लोग यहाँ पार्श्व दृश्य था बच्चों। अब हम लोग इसका अधर तल से देखते हैं बच्चों। इसका अधर तल से इस प्रकार से चित्र मिलेगा बच्चों। यहाँ पर यह अधर तल से आप कह सकते हैं इस प्रकार से आपका यह है चित्र, जहाँ पर एक टेस्टिस का एक कटा वाला भाग है बच्चों, जिसमें आपको एपिडिडिमिस मिलेगा, वाश मिलेगा आपको बच्चों, वाश डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर रेड टेस्टिस मिलेगा बच्चों, टेस्टिकुलर यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर यही टेस्टिस है, यह बच्चों आपका यूरेथ्रा है। यही आपका काउपर्स है, यहाँ पर जो देख रहे हैं दोनों ओर से, यह वाला भाग को ही कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और यह साइड में थोड़ा थोड़ा यह लगा हुआ है बच्चों, ध्यान दे रहे हैं ना, इसी को कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं बच्चों? काउपर्स ग्लैंड। और यहाँ पर यह जो है इस प्रकार से यह वाला भाग है, इसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? यह वाला आपका, यह है आपका अधर तल से है, सामने से है यह बच्चों।
और वह क्या था, पार्श्व से था। ठीक बच्चों, समझ रहे ना, यह था आपका पार्श्व से और आधार तल से, सामने से, इस प्रकार से। ठीक बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। इस चैनल के साथ आपको 9, 10, 11, 12 की बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सभी विषयों का, ठीक है बच्चों, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों लिंक उसका, आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हेडिंग एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नर जो जनन तंत्र है उसके कौन कौन से यहाँ पर भाग है। तो यहाँ पर हम लोग अंग और उसके कार्य को हम लोग बांटते हैं और एक एक के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं कि किसके किसके बारे में हमको हेडिंग के साथ अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में आपको देखना है सबसे पहले टेस्टिस को। ठीक है बच्चों, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में हम लोग देखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग में सबसे पहले आपका टेस्टिस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, टेस्टिस है, वृषण है। इसका कार्य क्या है वृषण का, तो वृषण का फंक्शन है बच्चों नर युग्मक तथा लिंग हार्मोन्स का उत्पादन, जो लिंग हार्मोन है बच्चों उसका उत्पादन करना है और नर युग्मक का उत्पादन करना है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, द्वितीय क्या सहायक लैंगिक अंग कह सकते हैं, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो सबसे पहले एक के बारे में अध्ययन करेंगे, नलिकाएं कौन कौन सी है बच्चों, यहाँ पर ड्यूक्ट कौन कौन सी है। तो ड्यूक्ट में देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पर तो ड्यूक्ट में देखिए कौन कौन सी आ जाएंगी। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका शुक्रवाहिकाएं यानी अपवाहक नलिकाएं, वास इफ्रे, ठीक है बच्चों, इफ्रेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वास इफ्रेसिया के बारे में, इसका कार्य क्या है बच्चों, तो इसका कार्य है वृषण जालक से शुक्राणु का अधिवृषण तक स्थानांतरण। शुक्रवाहिनिकाय का क्या है बच्चों यहाँ पर, तो वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक क्या करना बच्चों, ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। इसके बाद यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर है अधिवृषण, एपिडिडिमिस है बच्चों। ठीक है, अधिवृषण है, अधिवृषण का कार्य क्या है बच्चों, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन तथा कुछ समय तक इसका संग्रह करना। अधिवृषण का कार्य क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है, तो शुक्राणुओं का निर्माण कर देगा, उसका परिपक्वन कर देगा और उसके बाद क्या करेगा, उसको इकट्ठा रखेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आपका शुक्रवाहिनियां। ठीक है, वाश डिफरेंस, ठीक है बच्चों, डिफरेंसिया है यहाँ पर है शुक्राणुओं का परिवहन यानी उसको ढो कर ले जाना। शुक्राणुओं का क्या करता है बच्चों, यहाँ पर क्या करता है बच्चों, तो शुक्राणुओं का परिवहन करती है। इसके बाद क्या है बच्चों, अस्खलन नलिका है। तो अस्खलन नलिका में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अस्खलन नलिका में, तो अस्खलन नलिका का कार्य क्या है बच्चों, एजिकुलेटरी यहाँ पर ड्यूक्ट का, तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका मूत्रवाहिनी तक ले जाने का कार्य करना, यह इसका फंक्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, यह इसका फंक्शन है। इसके बाद है आपका बच्चों जनन मूत्रवाहिनियां, यूरिथ्रा, इसका कार्य क्या है, तो वीर्य एवं मूत्र का परिवहन कर रहा है बच्चों। यह सब हम लोग एक एक के बारे में कार्य और कौन कौन सी ग्रंथियां है, ठीक है बच्चों, ड्यूक्ट कौन से हैं, नलिकाएं और कौन कौन सी ग्रंथियां उसके कार्य क्या है, तो अध्ययन कर रहे हैं। अब देखेंगे बच्चों ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका बच्चों है शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, इसका है यहाँ पर फंक्शन बच्चों वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह है पुरस्थ ग्रंथि या प्रोटेस्ट ग्रंथि, इसका कार्य क्या है बच्चों, तो वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है। वल्बोविथ्रल ग्रंथियां या काउपर्स ग्रंथियां क्या करती है बच्चों, तो वीर्य के द्रव भाग का निर्माण करती है, स्नेहक का कार्य करती है, चिकना बनाती है बच्चों। इसके बाद है बच्चों आपका यहाँ पर पेरेनियल ग्रंथियां बच्चों, पेरेनियल ग्रंथियां का कार्य क्या है यहाँ पर देखेंगे, तो यह आपका पेरेनियल ग्रंथिया है बच्चों। तो पेरेनियल ग्रंथिया का कार्य है ये तरल विशिष्ट गंधयुक्त रसायन स्राव करती है। और अंत में आपका रहेगा बाह्य जननेंद्रिय यानी जैसे लिंग है या सीसन है, पेनिस है बच्चों, इसका कार्य क्या है, तो मैथुन में कार्य में सहायता करना, मैथुन का कार्य करना। ठीक है बच्चों, यह इसका कार्य था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक एक के बारे में हेडिंग के साथ, तो आप कॉपी कलम रफ के साथ तैयार रहिएगा बच्चों। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अध्ययन कराया जाता है, इसलिए आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ बच्चों जुड़िए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में पहले हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में कि ये होता क्या है बच्चों। देखेंगे नर के मुख्य जनन अंग होता है कौन, वृषण होता है। ये अंडाकार ग्रंथियल अंग है जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक बच्चों, वृषण कोश एक पेशीय पट द्वारा 2 अर्धभागों में बटा रहता है। ये वृषण कोश में वंशण रज्जु या स्पर्मेटिक रज्जु द्वारा निलंबित रहते हैं। ठीक बच्चों, वृषण रज्जु में एक धमनी, एक शिरा, एक लसिका वाहिनी और एक तंत्रिका माने पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये सभी संयोजी ऊतक द्वारा आपस में क्या रहते हैं बच्चों, बंधे रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपस में बंधे रहते हैं, ये आपस में क्या रहते हैं बच्चों, बंधे रहते हैं। वृषण कोश से वृषण तंतु रूपी जालक यानी प्राणिदेशक द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, वृषण कोश पतली एवं ढीली रोमयुक्त त्वचा से बनी होती है। यह उदर गुहा के पश्च भाग पर लटका रहता है। जन्म से पहले वृषण के वृषण कोश में आने के बाद उदर गुहा एवं वृषण कोश के बीच वंशण नाले बंद हो जाती है। कभी कभी वंशण नाले बंद नहीं होती, जिसे वंशण हार्निया कहते हैं बच्चों। ठीक है, वायु के सीधे संपर्क में आने के कारण वृषण कोशों का तापमान शरीर के यानी बाहर लटकने के कारण बच्चों यहाँ पर शरीर के तापमान के सामान्य से जो तापमान है उससे 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। क्योंकि यह कारण क्या है बच्चों, यह क्योंकि वृषण में शुक्राणु जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, कम तापमान की आवश्यकता होती है। जन्म से पहले वृषण ऊपर गुहा में स्थित होता है और 7 माह की गर्भावस्था के बाद वृषण गुहा के रास्ते वृषण कोश में आते हैं। ठीक है बच्चों, वृषण कोश ठीक है ताप नियामक का भी कार्य करते हैं सर्दियों में। ठीक है बच्चों, सर्दियों में क्या होता है बच्चों, तो सर्दियों में तापमान घटने के साथ साथ वृषण कोश का तापमान भी कम होने लगता है। अतः आप कह सकते हैं कि तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए वृषण कोश सिकुड़ कर शरीर के समीप आ जाते हैं, जबकि गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण वृषण कोश शिथिल पर नीचे लटक जाते हैं। इससे वृषणों का तापमान सामान्य बना रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भ्रूण में वृषणों के वृषण कोश में न आने पर शरीर के उच्च तापमान के कारण शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं होती, जिससे मनुष्य बंध या नपुंसक हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर यह आपका एक कह सकते हैं कि ताप नियामक का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और अधिक तापमान होने की वजह से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे मनुष्य क्या हो जाएगा बच्चों, नपुंसक हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वृषण की आंतरिक संरचना और इसका चित्र अगले हम लोग भाग में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आंतरिक संरचना क्या क्या है, तो वृषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, टेस्टिस के बारे में मनुष्य के। तो देखेंगे मनुष्य में वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2 से 5 सेंटीमीटर मोटी एवं लगभग कह सकते हैं 20 से 25 ग्राम भार। ठीक है बच्चों, 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक वृषण एक द्विस्तरीय संयोजी ऊतक आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे वृषण खोल कहते हैं। इसके बाहरी पतले आवरण को ट्यूनिका यहाँ पर वेजिनेल्स कहते हैं तथा भीतरी मोटे आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इन दोनों आवरणों के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे देहगुह्य द्रव्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, वृषणों की बाहरी आघातों से यह क्या करता है बच्चों, रक्षा करता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण के अंदर की ओर पट्टियों के रूप में फैलकर वृषण को अनेक पालियों में बांट देता है। प्रत्येक पाली में 2 या 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, शुक्र नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, शुक्र नलिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें शुक्र नलिकाएं कहते हैं।
ठीक है। शुक्र यहाँ पर जनन नलिकाएं संयोजी ऊतक में निलंबित रहती है। शुक्र जनन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी बच्चों? तो पहला है आपका शुक्र जननीय कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, ये हेडिंग है आपका शुक्र जननीय कोशिका। इसमें क्या होता है? तो इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं। शुक्र जनीय कोशिकाएं में क्या होता है बच्चों? इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। दूसरा इसका क्या है बच्चों? तो अवलंबन या अवलंबक आप कह सकते हैं पोषी कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, अवलंबन या पोषी कोशिकाएं, इसको देखेंगे तो ये है बच्चों, ये शुक्राणु को अवलंबन, सुरक्षा, पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करती है। ठीक है, पोषण प्रदान करने के कारण इन कोशिकाओं को पोषी कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें स्रावित इनहिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन्स शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करता है। शुक्रजन्य नलिका के चारों ओर झिल्ली के समान आवरण पाया जाता है, जिसे यहाँ पर ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। शुक्रजनन कोशिकाओं के बीच में संयोजी ऊतक में जगह जगह पर विशेष प्रकार की, ठीक है बच्चों, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसमें नर हार्मोन्स यानी कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है, जो पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियों और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में के विकास में क्या करता है बच्चों? सहायता करता है। और यह है आपका वृषण का, यह आपका चित्र है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर वृषण का यह मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर मेटिक कॉर्ड है, टेस्टिकुलर वेनिस यहाँ पर है, टेस्टिकुलर एटेटरी है, यहाँ पर वाश डिफरेंस है बच्चों यह वाला। इसके बाद यह हेट आप कहते हैं एपिडिडिमिस कह सकते हैं बच्चों, यह अधिवृषण है आपका, यह वाला भाग अधिवृषण है। और यह पूरा आपका वृषण है, जिसमें पालिया है बच्चों, ये पालिया है। इन पालियों में स्पर्म है बच्चों, जिसको कहते हैं सेप्टम कहते हैं। अब इनमें क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर कह सकते हैं सेमिनिफेस, क्या कहते हैं? ट्यूबल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है आपका, इस प्रकार से यह है आपका अधिवृषण का यह भाग है बच्चों। ठीक है, वृषण या अधिवृषण या वृषण, और यह कह सकते हैं पूरे यह मानव वृषण तथा एपिजोडिडिमिस की जो संरचनाएं होती है, इसका यह पूरा आपका फिगर है बच्चों। यह चित्र यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में भी आता है कभी कभी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बनाइएगा अच्छे से चित्र को और यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो पालिया है बच्चों, उसमें शुक्राणुओं का या आप कह सकते हैं जो वृषण का जो अनुप्रस्थ काट है, उसका चित्र इस प्रकार से है बच्चों। वृषण का जो अनुप्रस्थ काट का चित्र है यह आपका इस प्रकार से बच्चों, इसको आप देखिएगा यहाँ पर, तो यह है आपका इस प्रकार से यह भाग है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हैं स्पर्म्स है, स्पर्मेटिड्स है, कंटेक्टिव यहाँ पर टिश्यू है, यहाँ पर सेल ऑफ वेरियस स्टेज आप कह सकते हैं, यहाँ पर है सर्टोली सेल है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस है, यहाँ पर ब्लड वेजल है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी यहाँ पर कहते हैं जर्म सेल है, सेमिनिफेरस ट्यूब है, यहाँ पर ये सभी इस प्रकार से चित्र में है बच्चों, देख रहे हैं ना बच्चों। और यहाँ पर यह वाले जो भाग यह ब्लड के हैं, यहाँ पर ये सभी स्पर्म है और ये सब उसके भाग है वृषण के। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी शुक्र जनन नलिकाओं के अंतिम सिरे वृषण के पिछले भाग में स्थित नलिकाओं के एक घने जाल में खुलते हैं, जिसे वृषण जाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वृषण जाल से यहाँ पर 15 से 20 पतली कुंडलित नलिकाएं निकलती है, जो शुक्र वाहिकाएं वाश डिफरेंस या अपवाहक नलिकाएं कहलाती है। ये सभी वाहिकाएं वृषण की भीतरी सतह पर अधिवृषण या एपिडिडिमिस या नलिका में खुलती है बच्चों। ठीक बच्चों, यह है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग यानी वृषण के बारे में और इसके चित्र के बारे में हमने देखा बच्चों, और इसका हमने कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के
इस परिवार को ठीक है बच्चों जुड़िए और इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सभी विषयों का आसान भाषा में, ठीक है बच्चों, आसान तरीके से सरल भाषा में ट्रिक के साथ बच्चों कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अध्ययन कराया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सहायक जनन अंग यानी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे नलिकाओं के बारे में यानी ड्यूक्ट्स के बारे में बच्चों, जिसमें सबसे पहला रहेगा आपका हेडिंग अधिवृषण यानी एपिडिडमिस क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली एवं अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है बच्चों, कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी तथा कमा के आकार की संरचना होती है। यह वृषण के अगले, पिछले एवं बाहरी किनारे के साथ चिपकी रहती है। अधिवृषण को स्पष्टता आप कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। अधिवृषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपको कैपट एपिडिडिमिस या ग्लोबस मेजर। ठीक है बच्चों, यह क्या है, तो यह चौड़ा शीर्ष भाग होता है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, तो कैपट एपिडिडिमिस है, यह चौड़ा और शीर्ष भाग होता है। दूसरा क्या है बच्चों, तो कार्प्स एपिडिडिमिस है। ठीक है बच्चों, क्या है, कार्प्स एपिडिडिमिस, यह क्या बच्चों, तो यह मध्य का सकरा या काय बनाता है। ठीक है बच्चों, सकरा या काय बनाता है, शरीर बनाता है। तीसरा कह सकते हैं बच्चों काडा एपिडिडिमिस। ठीक बच्चों, काडा एपिडिडिमिस क्या है, तो इससे जो लचीले है, पेशीय है, जो तंतु वृषण कोश से आगे रहते हैं, इन तंतुओं को गुबरनैकुल कहते हैं। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं शुक्रवाहिका में जाने से पहले क्या होता है बच्चों, संग्रह होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, संग्रह होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा हेडिंग क्या है बच्चों, तो शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, इसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे तो अधिवृषण के पिछले भाग से 45 सेंटीमीटर लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक कहते हैं। प्रत्येक वृषण के काड़ा एपिडिडिमिस से एक शुक्रवाहिनी, ठीक है बच्चों, निकलकर उधर गुहा में प्रवेश करती है और शुक्राशय की वाहिनी के साथ जुड़कर अस्कनल नलिका, ठीक है बच्चों, एजिकुलेटरी ड्यूट का निर्माण करती है। अस्खलन नलिका के सिरे पर शुक्राणुओं को अस्थायी संग्रह करने हेतु एम्पुला का निर्माण होता है बच्चों। क्या होता है, एम्पुला का निर्माण होता है। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति में तरंग गति के कारण शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, संकुचन के कारण क्या होता है बच्चों, ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों अस्खलन वाहिनी के बारे में, एजुकुलेटरी ड्यूक्ट के बारे में बच्चों। यहाँ पर यह हेडिंग देखेंगे, अस्खलन वाहिनी क्या होता है बच्चों, देखेंगे शुक्राशय से निकलकर 2 छोटी यानी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी पतली भित्ति वाली यहाँ पर वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि में से निकलने के बाद मूत्र मार्ग में खोलती है, जिन्हें अस्खलन वाहिनियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें क्या कहते हैं, अस्खलन वाहिनियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अस्खलन वाहिनियां कहते हैं। मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस मूत्र मार्ग से मूत्र शुक्राणु, शुक्राशय, स्राव, ठीक है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर्स ग्रंथियों के स्राव बाहर निकलते हैं बच्चों। मूत्र मार्ग मुख्य रूप से 3 भागों, कौन कौन से भाग है बच्चों, तो मूत्र मार्गी भाग है, कलामय भाग है एवं गुहामयी भाग है या पेनाइल भाग है में बटा रहता है, यानी 3 भागों में बच्चों। मूत्र मार्ग शीशन के शीर्ष पर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खोलता है। ठीक है बच्चों, मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खोलता है। चौथा सहायक अंग के बारे में बच्चों पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य के यहाँ पर नर जनन तंत्र में चौथा सहायक अंग है बच्चों आपका शीशन, पेनिस। ठीक है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं ये कैसा होता है। तो पुरुषों में शीशन बेलनाकार, उत्थानशील या हर्षण
मैथुनांग, ठीक है बच्चों, होता है। यह त्वचा से ढका एवं उदर से लटकर आता है। इस पर त्वचा का पतला आवरण पाया जाता है, जिसमें पेशीय एवं तंतुमय संयोजी ऊतक की 3 अंकुंचक पट्टिकाएं पाई जाती है, ठीक है बच्चों, जिसमें 2 अधिक मोटी पट्टिकाएं शीशन के पृष्ठ एवं पार्श्व भाग पर स्थित होती है बच्चों, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, कैवर्नोसा कहते हैं। शीशन के अधर भाग पर बच्चों, शीशन के अधर भाग पर, ठीक बच्चों, शीशन के अधर भाग पर तीसरी आकुंचक पट्टी पाई जाती है, जो मूत्र मार्ग के चारों तरफ स्थित होती है, जिसे कार्प्स स्पेंजियोसम कहती हैं। ये पट्टिकाएं स्पंजी होती है। कार्प्स स्पेंजियोसम में यूरिथ्रा स्थित होता है। सामान्य अवस्था में इन आकुंचक पट्टियों के रक्त कोटर खाली रहते हैं, जिसके कारण शीशन क्या होता है बच्चों, छोटा एवं शिथिल रहता है। लेकिन मैथुन के समय शीशन धमनी से रक्त इन कोटरों में भर जाता है, जिसके कारण शीशन यानी जो पेनिस से बच्चों लिंग है, लंबा, मोटा तथा हर्षण हो जाता है, ठीक बच्चों। शीर्ष शीशन के शिखर भाग को शीशन मुंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, शीशन मुंड कहते हैं। जो शीशन है यह शीशन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मुंड के शिखर पर दरार के समान छिद्र होता है, जिसे मूत्रोजनन छिद्र कहते हैं। शीशन मुंड त्वचा के बेलनाकार द्विबलन से घिरा होता है, जिसे शिशनाग्र कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग शिशनाग्र कहते हैं। अब इसका हम लोग सहायक जो जनन ग्रंथियां है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सी सहायक ग्रंथि है यहाँ पर, तो नर मानव के जननांगों में 4 ग्रंथियां पाई जाती है, जो जनन प्रक्रिया में क्या करती है बच्चों, सहायता करती है। और ये कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका बच्चों है शुक्राशय है। क्या है बच्चों, आपका शुक्राशय है। तो शुक्राशय के बारे में देखते हैं यहाँ पर, यानी सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। तो प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित एक लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी एक द्विपालित थैली के समान संरचना होती है, ठीक है बच्चों, जिसमें शुक्राणुओं का संग्रह नहीं होता। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, जो पीले से रंग का क्षारीय एवं चिपचिपा द्रव स्रावित करती है, ठीक बच्चों। यहाँ पर वीर्यसीमन निकलने से पहले यह एक क्षारीय एवं पीला द्रव को स्रावित करती है। यह द्रव वीर्य या शुक्रिय द्रव का लगभग 60 से 70% भाग होता है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, तो इसके अंदर जो लसलसा भाग है, जो पीला वाला भाग है, जो द्रव के समान जो चिपचिपा भाग है, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तथा सिमिनोजेलिन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है बच्चों। फ्रक्टोज क्या करता है, जो शर्करा शुक्राणुओं को क्या करता है बच्चों, ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखने एवं स्त्री की योनि में पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक बच्चों। सेमिनोजल जो स्खलन के बाद वीर्य का स्कंदन होता है, जिसके कारण वीर्य क्या होता है बच्चों, गाढ़ा हो जाता है, ठीक बच्चों। अब यह इसका आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रक्टोज कह रहा है, यहाँ पर एक नोट्स है, इंपोर्टेड नोट्स है बच्चों, जो बहुत सहायक होता है। तो फ्रक्टोज कहाँ निर्माण होता है, तो फ्रक्टोज जो है बच्चों शुक्राणुओं के अतिरिक्त यानी शुक्राशय के अतिरिक्त मानव शरीर में कहीं भी निर्मित नहीं होता। इसलिए इसकी उपस्थिति बलात्कार के मामलों यानी रेप के मामलों को हल करने में मदद करता है। कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर फ्रक्टोज कहाँ बनते हैं बच्चों, शुक्राणुओं में। और बलात्कार के केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसका बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है, आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने नोट्स का देखा, जो बलात्कार के मामलों को क्या कर रहा था बच्चों, हल कर रहे थे हम लोग क्या। तो फ्रक्टोज जो शुक्राणु कहाँ बनती है बच्चों, यहाँ पर फ्रक्टोज कहाँ बनते हैं बच्चों, तो शुक्राशय के अतिरिक्त और कहीं भी शरीर में निर्माण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है बच्चों। तो मूत्राशय के आधारीय भाग के चारों ओर स्थित एक बड़ी सघन एवं कई पिंडों से बनी एक ग्रंथि होती है,
जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। यह हल्का अम्लीय एवं सफेद रंग का तरल स्रावित करती है। यह वीर्य का 25 से 30% भाग होता है बच्चों। इसमें फास्फेटेज, सिस्ट्रेस तथा कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन है, लाइसोजाइम है, एमाइलेज है, हाइलुरोनिडेज है इत्यादि पाए जाते हैं बच्चों। समझ रहे ना? ठीक है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि ये पदार्थ वीर्य के अधिक अस्कंदन को रोकते हैं और शुक्राणुओं को गतिशील बनाते हैं। कुछ व्यक्तियों में 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है बच्चों, मूत्र पर अधिक दबाव पड़ने लगता है और मूत्र त्याग में कठिनाई होने लगती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह हार्निया रोग हो जाता है बच्चों, और इसके लिए ऑपरेशन द्वारा मैंने इसको हटाया जाता है। ठीक है बच्चों। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट के स्राव जब मिल जाते हैं तो उन्हें सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। यहाँ पर इंटर के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी सभी के बारे में अध्ययन कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा हेडिंग है आपका वल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथियां। ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये ग्रंथियां छोटी एवं अंडाकार प्रोस्टेट ग्रंथियों के ठीक पीछे स्थित होती है, जिन्हें वल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथियां कहते हैं। ये गाढ़े, पारदर्शी तथा चिपचिपे हल्के क्षारीय द्रव का स्राव मूत्र मार्ग में करती है। यह स्राव मैथुन के समय मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना करता है, जो मूत्र मार्ग में मूत्र की अम्लता को समाप्त कर देता है। ठीक है बच्चों। और यह मादा की योनि को भी चिकना करता है, जिससे मैथुन क्रिया में क्या होती है बच्चों, सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों। यदि यह चिपचिपा या पारदर्शी गाढ़ा पदार्थ नहीं निकलेगा तो यह जो अम्लीय जो योनि है, जो उसमें जो अम्लीय भाग है, वह अम्लीय भाग समाप्त नहीं होगा तो शुक्राणु उसके अंदर जाएंगे बच्चों और मर जाएंगे। ठीक है। इसलिए पहले ही यह उसको चिकना कर देती है। अगला अध्ययन करते हैं बच्चों पेरिनियल ग्रंथिया के बारे में। ये ग्रंथिया विशिष्ट गंध युक्त रसायन का स्राव करती है और मलाशय के पास स्थित होती है बच्चों। तो आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों जिसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग पेनिस का चित्र देखेंगे, लिंग के चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे बच्चों। ठीक बच्चों। तो यह है आपका लिंग का पूरा चित्र है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है यूरिनरी, यह ब्लेडर है बच्चों। इंटरनल यूरिथ्रल यहाँ पर है। यह आप देख रहे हैं प्रोस्टेट, यह इसको ग्लैंड कहते हैं बच्चों। यह वाला जो भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं बल्ब यूरिथ्रल यानी काउपर्स ग्रंथियां कहते हैं बच्चों। यहाँ पर बल्ब ऑफ पेनिस है, यह वाला जो भाग निकला हुआ है इसको बल्ब ऑफ पेनिस कहते हैं। यह आपका डायफ्राम है बच्चों। ठीक है। इसके बाद आपका काउपर्स कैवर्नोसा है। ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, यह काउपर्स, यह पूरा पेनिस का यह एक पूरा चित्र है बच्चों। ठीक है। यह आपका जो दोनों भाग है इसको क्या कहते हैं, तो कार्पोरा इसको कहते हैं कैवर्नोसा। इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चों, कार्पोरा कैवर्नोसा या पेनिस का कार्पोरा कैवर्नोसा होता है। एरिट्री होता है बच्चों, यही खाली स्थान होता है। इसी में ब्लड भर जाने की वजह से यह पेनिस, ठीक है, लंबा चौड़ा हो जाता है बच्चों। ठीक है। इस वाले भाग को कहते हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं यह वाले जो भाग, इसको कहते हैं कार्पस स्पोर्मिसिस। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कार्प्स क्या है, स्पोनोजेसियम पेनिस है। स्पोग्नी, यहाँ पर इस वाले भाग को स्पोग्नी पेनिकुलर यूरेथ्रा कहते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं कोरोना। यह वाला जो भाग है, यह जो टोपी के समान है बच्चों, इस वाले में यह वाले भाग को जो टोपी यहाँ पर बना है इसको कोरोना कहते हैं। यह वाले भाग को कहते हैं ग्लैंड पेनिस कहते हैं बच्चों। और यह जो चिकना यहाँ पर समतल वाला भाग है, यहाँ पर जो यहाँ पर यह आकर यह घूम गया है बच्चों, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोप्यूक। ठीक है। यह आपका इस प्रकार से आपने एक पेनिस का चित्र देखा बच्चों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों, और जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। तो यहाँ पर आप अध्ययन करते हैं बच्चों प्राथमिक एवं सहायक लैंगिक अंगों में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग
और सहायक लैंगिक अंग। अब अंग में पहले है नंबर पर प्राथमिक में नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो पुरुषों में शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर्स ग्रंथियां, पेनिस, ठीक है, तथा स्त्रियों में अंडवाहिनियां, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, योनि, भगशीशन, स्तन ग्रंथियां, ये सभी क्या बच्चों, सहायक ग्रंथियां है। और यह वाला भाग में प्राथमिक था बच्चों। कार्य क्या है इनका, तो प्राथमिक जनन अंगों में युग्मक बनते हैं। यह प्राथमिक जनन अंगों में क्या बच्चे हैं, तो युग्मक बनते हैं। सहायक में क्या होता है, तो सहायक जनन अंग युग्मकों को निषेचन स्थान तक पहुंचाने तथा कह सकते हैं भ्रूणीय भाग, ठीक है बच्चों, भ्रूणीय भाग का, यहाँ पर भ्रूणीय भाग का, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर भ्रूणीय प्रवर्धन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, भ्रूण को भोजन एवं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हार्मोन्स देखेंगे, हार्मोन्स का स्राव में तो पुरुषों में नर हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन होता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग या द्वितीयक वाले में कोई हार्मोन्स का स्राव नहीं होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, शीशन का अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। यह एक बीच से कटा हुआ भाग है बच्चों, जिसमें आप देख रहे हैं त्वचा है, यह धमनी है, ठीक बच्चों, यहाँ पर संयोजी ऊतक है, इसको कोटर कहेंगे, यह मूत्र मार्ग वाला है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग अध्ययन करते हैं बच्चों वीर्य यानी सीमन, जो मनुष्य का जो सीमन होता है, वीर्य होता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सीमन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वीर्य, सीमन में क्या होता है, तो वीर्य शुक्राणुओं का सहायक लैंगिक ग्रंथियों का एक तरल मिश्रण है। यह एक श्वेत, चिपचिपा तथा क्षारीय, यानी इसका पीएच कितना होता है, तो 7.3 से 7.5 होता है, द्रव होता है। एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य की स्खलन मात्रा 2.5 से 4 मिलीमीटर तक, ठीक है, मिलीलीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, मिलीलीटर तक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आप कह सकते हैं एक से 2 ढक्कन तक। इसमें शुक्राणुओं की संख्या 40 करोड़ यानी 400 मिलियन तक हो सकती है। ठीक बच्चों, अब इसके कार्य क्या है, तो वीर्य के कार्य में देखेंगे बच्चों, स्पर्म के कार्य में, सीमन के कार्य देखेंगे क्या है। तो पहला है कार्य यहाँ पर स्त्री की योनि में पहुंचने के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है वीर्य। ठीक है बच्चों, दूसरा कार्य क्या है, तो वीर्य में उपस्थित रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, तो पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री की योनि की अम्लता को दूर करता है, क्योंकि योनि का जो है यहाँ पर अम्लता को दूर करता है, क्योंकि वीर्य का जो पीएच होता है 7.3 से 7.5 होता है। ठीक है बच्चों, चौथा है वीर्य मैथुन के समय स्त्री के जनन पत्र को चिकना एवं घर्षण को कम करता है बच्चों। यह है आपके वीर्य के कार्य थे, और वहां पर आपने देखा कि उसमें क्या क्या था बच्चों। ठीक है, उसका पीएच मान देखा, कितने करोड़ होते हैं, तो 40 करोड़ होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग नर में यौनारंभ होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। यहाँ पर जब कोई प्राणी जनन करने योग्य हो जाता है, तब इस अवस्था को यौनारंभ कहते हैं, जिसमें आयु पुरुषों में कितनी होती है, तो 13 से 16 वर्ष तक पाई जाती है। इस अवस्था में पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिन्हें गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। कौन कौन है बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी गौण लैंगिक लक्षण, तो यहाँ पर देखेंगे नर के द्वितीयक यानी गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है बच्चों, यह हेडिंग है। इस हेडिंग में क्या है, तो यौनावस्था के साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होता है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो परिवर्तन है, सबसे पहला परिवर्तन है लड़कों में यानी पुरुषों के दाढ़ी मूंछ का निकलना। ठीक है, शरीर पर बाल उग आते हैं, यह पहला है। दूसरा है बच्चों, पुरुषों की आवाज भारी हो जाती है, शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तीसरा है वृषण कोषों तथा शीशन के आकार में वृद्धि हो जाती है, समझ रहे हैं बच्चों। चौथा है अस्थियां एवं मांसपेशियां मजबूत एवं कंधे चौड़े हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, पांचवा इसका है देखेंगे गौण लैंगिक लक्षण में, तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है बच्चों। क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। छठवा देखेंगे तो जननांगों के आसपास यानी अगल बगल में कह सकते हैं कि अगल बगल स्थानों पर बाल उगाते हैं।
ठीक है। वृषण से स्रावित हार्मोन्स, कौन हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरॉन एवं एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, नर में यौनावस्था को प्रेरित करता है बच्चों। क्या करता है? नर में यौनावस्था को प्रेरित करता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि जो मनुष्य होता है यानी जो नर होता है वो पुरुष वाला भाग, उसमें गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं हेडिंग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे हेडिंग, पुरुष में यौनावस्था जो प्रारंभ होती है, यौनारंभ होता है, तो हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र जनन किशोरावस्था से ही प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इस समय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है GRH अधिक मात्रा में स्रावित होता है। यह एक अधश्चेतक हार्मोन है, ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बच्चों, ठीक है, जो क्या करता है बच्चों, देखेंगे जो अपने स्तर में वृद्धि के कारण, ठीक है बच्चों, अग्र पीयूष ग्रंथि को दो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स, कौन कौन है बच्चों, तो लेटिनाइजिंग या पीत पिंडक हार्मोन्स, तथा दूसरा क्या है बच्चों, तो पोटिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, कि स्राव के लिए क्या होता है बच्चों, उद्दीपित करता है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है बच्चों, जिसको लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य कर, ठीक है बच्चों, एंड्रोजन्स के संश्लेषण एवं स्राव को उद्दीपित करते हैं, जो कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करने का कार्य करते हैं। पोटिका जो दूसरा है, पोटिका हार्मोन्स सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य कर कुछ ऐसे घटकों के स्राव को उद्दीपित करते हैं जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बच्चों LH हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल या इटिमुलेटिंग हार्मोन यानी ICSH के नाम से भी जानते हैं, और यह आपका इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही आपका प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है और इस प्रकार से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन में, और इसके अंदर क्या होता है, जेनिटल ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन्स होता है, यह बैरियर होता है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर सर्टोली सेल होता है, इस सर्टोली सेल में यहाँ पर लेडिंग सेल होता है, इस सर्टोली सेल में क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, इनहिबिन हार्मोन बनता है बच्चों। इस प्रकार से आपने देखा, अध्ययन किया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। तो युग्मक जनन क्या होता है बच्चों, क्या होता है युग्मक जनन, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। युग्मक जनन क्या है, तो वृषण या अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुरुषों में इसे शुक्राणु जनन एवं स्त्री में इसे अंड जनन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, पूरे दोनों प्रोसेस को युग्मक जनन कहते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है बच्चों, शुक्राणु जनन के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे पुरुषों की जन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है, और इस परिवार को 0 to पाई क्लासेज के परिवार को बड़ा कीजिए। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी बेस्ट तरीके से और सरल तरीके से कराया जाता है बच्चों। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे बच्चों शुक्राणु जनन, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। इसका नियमन 4 प्रमुख हार्मोन करते हैं, कौन कौन बच्चों, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GH यहाँ पर RH, दूसरा है पीत पिंडक हार्मोन बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं LH, तीसरा है पुटिकोदबिक हार्मोन्स यानी फाइलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बच्चों FSH, और चौथा है एंडोजन्स के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया पुरुषों में यौनारंभ शुरू होने के समय प्रारंभ होती है बच्चों, क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। अब जब प्रारंभ होती है तो हम लोग इसको कितने भागों में बांटेंगे बच्चों, तो हम लोग उसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है बच्चों, तो पहला यहाँ पर देखेंगे तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को यानी 2 भागों में बांटेंगे बच्चों, और पहला भाग है आपका जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और दूसरा भाग है बच्चों यहाँ पर
दूसरा कौन है, तो स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में क्या है बच्चों, कायांतरण है। क्या है पहला, तो जनन कोशिकाओं से स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और जब स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा तो स्पर्मेटिड से क्या हो जाए बच्चों, शुक्राणुओं में आपका कायांतरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों पुरुष के बारे में सभी हमने अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने एक एक हेडिंग के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब स्त्री वाले भाग को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस 0 to पाई क्लासेज के चैनल के साथ जुड़िए बच्चों। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की बेस्ट तरीके से बच्चों, समझ रहे हैं ना, बेस्ट तरीके से, ठीक है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अध्ययन कराया जाता है। ठीक है बच्चों, और जो भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जिस विषय का आपको अध्ययन करना है उसका आप कमेंट करिए बच्चों, हम उस विषय को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने बच्चों यहाँ पर देखा नर जनन अंग, और नर जनन अंग में हमने एक एक के बारे में अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद प्यारे बच्चों।